आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर्स कैनवास में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किस्मत हाथ की लकीरों में होती है? जी नहीं, किस्मत माथे के पसीनों में होती है। आज की कहानी एक ऐसे बिगड़े हुए राजकुमार की है जिसे लगता था कि दुनिया उसके पैरों की धूल है, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उसे एक वक्त की रोटी के लिए भी पत्थर तोड़ने पड़े। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, बल्कि सबकी है, जो हमें सिखाएगी कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने में वह मज़ा नहीं है, अपनी मेहनत से एक सोने का सिक्का कमाने में है। तो चलिए ज़िंदगी बदल देने वाले इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण में एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहाँ के राजा महाराज सूर्यकेतुदेव अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि महाराज सूर्यकेतुदेव अपनी प्रजा को कभी किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होने देते। महाराज का एक ही बेटा था जिसका नाम था युवराज आर्यवीर था। युवराज आर्यवीर देखने में बहुत ही सुंदर, कद काठी में मजबूत और तलवारबाजी में माहिर था। बचपन में ही युवराज की माता यानी महारानी का देहांत हो गया था। पति के गुजर जाने के बाद महाराज सूर्यकेतुदेव पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कसम खाई कि अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसी प्यार कारण राजा ने युवराज की हर जीत पूरी की। युवराज जो मांगता वह उसके सामने हाजिर हो जाता। उसे कभी धूप में निकलने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी यह जानने की जरूरत पड़ी कि पानी का एक गिलास भी कैसे मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और युवराज आर्यवीर अब 20 साल का हो चुका था। महाराज सूर्यकेतुदेव अब बूढ़े हो चुके थे। खैर है, चाहते थे कि अब राजपाट की जिम्मेदारी युवराज को सौंप दी जाए, लेकिन राजा के मन में बहुत बड़ी चिंता थी। उन्होंने गौर किया कि युवराज आर्यवीर तो है, लेकिन उसके अंदर अभी भी दया और समझ की बहुत कमी है। युवराज को लगता था कि धन और ताकत से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। वह अपने सेवकों से बहुत बुरा बर्ताव करता था और गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि राजा का बेटा होना ही सबसे बड़ी योग्यता है। एक दिन की बात है, महाराज सूर्यकेतुदेव अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि युवराज आर्यवीर अपने घोड़े को बहुत जोर जोर से कोड़े मार रहा है, क्योंकि घोड़ा धीरे चल रहा था। पास ही खड़ा एक बूढ़ा सेवक जब घोड़े को पानी पिलाने आगे बढ़ा तो युवराज ने उसे ही धक्का दे दिया और चिल्ला कर कहा, हटो यहाँ से, तुम जैसे गंदे लोग मेरे शाही घोड़े को हाथ नहीं लगा सकते। बूढ़ा सेवक फिर गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोला। यह दृश्य देखकर महाराज सूर्यकेतुदेव का दिल बैठ गया। उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने दुनिया की हर खुशी दी, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सका। अगर ऐसा ही घमंडी राजा गद्दी पर बैठ
बैठा तो मेरा सूर्यगढ़ कुछ ही दिनों में ही बर्बाद हो जाएगा। राजा पूरी रात सो नहीं सके। वो अपने कक्ष में टहलते रहे और सोचते रहे युवराज को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। दोस्तों, यहाँ समझने की एक बात है कि राजा तो बेहतरीन था, लेकिन उनको अपनी परवरिश पर डाउट हुआ। लेकिन ये बात नहीं थी, बात कुछ अलग थी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा ही घमंडी राजा गद्दी पर बैठा तो मेरा सूर्यगढ़ कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगा। राजा पूरी रात सो नहीं सके। वो अपने कक्ष में टहलते रहे और सोचते रहे कि युवराज को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। उसे अब एक कठोर सबक की जरूरत थी। किसे? युवराज को। अगली सुबह महाराज सूर्यदेव ने दरबार सजाया। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। युवराज आर्यवीर भी बड़े शान से कीमती रेशमी वस्त्र पहनकर और हीरो का हार पहन के अपने गले में डालकर और अपने पिता के बगल में रखे छोटे से आसन पर बैठ गया। उसे लगा कि आज पिताजी शायद उसके राज्याभिषेक की बात करेंगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? आर्यवीर की। और आर्यवीर यही सोच रहा था कि आज या कल महाराज सूर्यदेव उनकी घोषणा करेंगे कि वो अभी राज्याभिषेक की घोषणा करेंगे। अभी वहाँ पे आए तो पूरा दरबार सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज सूर्यदेव की आंखों में आज अलग ही गंभीरता थी। राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और भारी आवाज में बोले, सूर्यदेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी प्रजा की फिक्र थी। मेरे प्रिय दरबारियों और प्रजाजनों, आप सब जानते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सूर्यगढ़ को एक नया राजा की जरूरत है। नया राजा कौन होने वाला था? आर्यवीर, क्योंकि वो एक युवराज था। यह बात सुनकर युवराज आर्यवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया। लेकिन राजा की अगली बात ने उसके पैरों तले जमीन खिसक दी। क्यों पता है? क्योंकि राजा भी प्रजा का ही था। फिर राजा सूर्यवीर देव जी बोले कि लेकिन मैं बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा युवराज आर्यवीर अभी राजा बनने के लायक नहीं है। दरबार में खलबली मच गई। युवराज आर्यवीर हक्का बक्का रह गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तलवारबाजी में सबसे तेज हूँ। मैंने हर युद्ध कला सीखी है। मैं इस राज्य का इकलौता वारिस हूँ। मेरे अलावा और कौन राजा बन सकता है? लेकिन आपको पता है, सूर्यदेव प्रजा के सेवक थे और राजा थे। तभी महाराज सूर्यदेव ने शांत स्वर में लेकिन कठोरता से सभी को कहा, बेटा, राजा बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफ़ी नहीं होता। राजा वो होता है जो प्रजा के सुख दुख और दर्द में सबके साथ होता है। यानी किसके साथ? प्रजा के साथ होता है।
जिसे पसीने की कीमत पता हो और तुमने आज तक अपनी मेहनत से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं कमाया है। तुम जिस रेशमी लिबास को पहन कर इतना रहे हो वह प्रजा के खून पसीने की कमाई है। एक्चुअली क्या होता है, पुराने ज़माने में जो राजा के पास पैसा होता था वो आता था जिससे हम सोच सकते हैं इस बारे में कि तब के राजा चलते थे जो टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। फिर युवराज बोले, युवराज आर्यवीर, वैसे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे लगा कि बड़ी सभा में उसका अपमान हो रहा है। उसने कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? राजा ने अपनी कमर से बंधी तलवार खोलकर नीचे रख दी और कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें आज ही इसी वक्त से यह राजमहल छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे पास ना कोई सेवक होगा, ना घोड़ा होगा, ना शाही कपड़े और ना ही एक भी सिक्का। सिक्का है आज के ज़माने में जो होता है पैसा। तुम्हें एक साधारण नागरिक की तरह बाहर की दुनिया में रहना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, राजा कौन सा? अपने सूर्यदेव जी। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण यानी सोने का सिक्का कमानी होगी। जिस दिन तुम अपनी कमाई का वह एक स्वर्ण मुद्रा लाकर मेरी हथेली पर रख दोगे और मुझे यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारी सच्ची मेहनत का है, उसी दिन मैं तुम्हें सूर्यगढ़ का सिंहासन सौंप दूंगा। दोस्तों, सोचने की ये बात है कि उन्होंने क्यों कहा सोने का एक सिक्का, क्योंकि उस समय में तांबे का सिक्का चलता था गरीबों में, चांदी का सिक्का चलता था मिडल ऑर्डर में। मिडल ऑर्डर यानी मध्यम वर्गीय, जहाँ से हम आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप वो लेके आ जाओ, मैं तुम्हें अपना सिंहासन दे दूंगा। फिर युवराज आर्यवीर को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने अहंकार में कही, एक बात, बस इतनी सी बात, एक सोने का सिक्का तो मैं कल ही लाकर आपके पैर में रख दूंगा। राजा ने सिर हिलाया और कहा, याद रखना आर्यवीर, महल के बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। उसी वक्त युवराज के शाही वस्त्र उतार दिए गए। उसने हाथों से अंगूठियां और गले में जो हार था वो उतार दिया। उसे साधारण फटे कपड़े पहनाए गए। पहली बार उसे सूरज की धूप चुभ रही थी। क्योंकि वो अभी अपने महल से बाहर निकल रहा था, इसकी वजह से नंगे पैरों से कंकड़ लग रहे थे। महल के विशाल द्वार उसके पीछे बंद हो गए। युवराज आर्यवीर अब अकेला था, क्योंकि अकेला ही रहने वाला था, क्योंकि उसे स्वर्ण मुद्रा खुद के मेहनत से कमानी थी। वह शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। उसे लगा लोग उसे पहचान लेंगे और मदद करेंगे, लेकिन महाराज सूर्यदेव भी होशियार आदमी था। उसने पहले ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी युवराज की मदद नहीं करेगा। दोपहर तक उसे बहुत तेज भूख लग गई, तो हमें भी लगती है। वह एक हलवाई की दुकान पर गया और बोला, मुझे खाने को कुछ दे दो। हलवाई ने कहा, अगर खाना चाहिए तो सामने पड़ी लकड़ियां तोड़कर गोदाम में रख दो। युवराज को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला गया।
शाम तक उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन जगह जगह उसे मजदूरी करनी पड़ी थी। रात को भयंकर ऐसी ठंड लग रही थी, तो वो एक मंदिर के सीढ़ियों के पास जाके बैठ गया, पर जाकर लेट गया। पत्थर की सीढ़ियाँ ठंडी थी, मच्छर काट रहे थे, हमें भी काटते इसी दिनों में। आज पहली बार उसे समझ आया कि गरीबों को जीवन कितना कठिन होता है। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में निकला। अनाज मंडी में उसने मजदूरों को भारी बोरियां उठाते देखा। उसने सोचा कि यह काम आसान है। किसी को ही लगता है अनाज की बोरियां, बलवान हो तो ये काम आसान है और वो कर सकता है। मुनीम ने कहा, एक बोरी उठाने का एक तांबे का सिक्का मिलेगा। क्योंकि मुनीम के पास गया था, उसने पूछा, यार कितना मिलेगा? उसने बोला, एक बोरी उठाने का एक तांबे का सिक्का मिलेगा। भी तांबा तो लो के लिए था। युवराज ने बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बलवान तो भी था, लेकिन उसने अब के ज़माने में जिम में काम किया हुआ होगा, लेकिन बोरी बहुत भारी थी। कुछ कदम चलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और बोरी गिर गई। गेहूँ सड़क पर फैल गया। मुनीम गुस्से में चिल्लाया, भाग जा यहाँ से, तुझे काम करना नहीं आता। अपमान से उसका सिर झुक गया। दोपहर की तेज धूप में चलते चलते वो एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार ने कहा, अगर शाम तक मेरे साथ काम करेगा तो 5 तांबे के सिक्के और 2 रोटियां दूंगा। युवराज ने काम शुरू कर दिया। भट्टी की गर्मी असहनीय थी, हथौड़ा भारी था। कुछ ही घंटों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, कंधे दर्द से टूटने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक काम खत्म हुआ। लोहार ने उसकी हथेली पर 5 तांबे के सिक्के रख दिए और 2 सूखी रोटी दी। युवराज ने उस सिक्कों को देखा। आज वे सिक्के उसे किसी खजाने से कम नहीं लगे। खाना खाने के बाद वह फिर मंदिर की सीढ़ियों पर गया। वहाँ उसने एक बूढ़ी औरत और ठंड से कांपते देखा। उसके पास केवल 5 सिक्के थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने 3 सिक्के उस औरत को दे दिए। अब उसके पास 2 सिक्के थे, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था। उसे समझ आने लगा, राजा बनने का मतलब सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि लोगों का दर्द समझना होता है। अगले दिन सुबह युवराज आर्य ने तय किया कि वह अब केवल मजदूर नहीं करेगा, बल्कि ऐसा काम ढूंढेगा जिससे उसकी समझ और हुनर काम आए। वो शहर के व्यापारियों वाले इलाकों की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ी दुकान के सामने भारी भीड़ लगी हुई है। एक सेठ बहुत घबराया हुआ था और बार बार चिल्ला रहा था, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकते हैं? जो भी मेरी इस समस्या को हल कर देगा, मैं उसे अच्छा नाम दूंगा। भीड़ को चीरते हुए युवराज आर्य आ गया। उसने देखा कि सेठ की एक बहुत कीमती घोड़ी जमीन पर तड़प रही थी। कई वैद्य वहां खड़े थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि घोड़ी को कौन सा इलाज दे, घोड़ी को क्या हुआ है। आर्यवीर बचपन से ही महल के अस्तबल में घोड़ों के बीच पला था। उसने कई बार वैद्य को घोड़ों का इलाज करते देखा था। घोड़ी की हालत देखकर उसे समझ आ गया था कि समस्या क्या है। वो आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपकी घोड़ी को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। भीड़ में खड़े लोग हंस पड़े। हा 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 हा। एक आदमी बोला, अरे भिखारी, यहाँ बड़े बड़े वैद्य हार गए और तू इलाज करेगा? क्वेश्चन मार्क है।
लेकिन आर्यवीर शांत रहा, अपने कल के संजू सैमसंग की तरह। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो आप मुझे जो सजा देना चाहे वो दे सकते हो, लेकिन अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो मुझे इनाम दे सकते हो। ऐसे उसने वो व्यापारी से एक चांदी का सिक्का चाहिए। सेठ कुछ पल सोचता रहा। घोड़ी बहुत कीमती थी और मर जाती तो उसे भारी नुकसान होता। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। आर्यवीर घोड़ी के पास बैठ गया। उसने उसके पेट को छू कर देखा और उसकी सांसों को महसूस किया। उसे समझ आ गया, घोड़ी के पेट में गैस भर गई है। उसने सेठ से कहा, मुझे थोड़ा गर्म पानी, अजवाइन और काला नमक चाहिए। अभी ऐसे बोलने के बाद भी आर्यवीर के समझ में आ गया कि घोड़ी के पेट में कुछ दर्द है। तो उसने सेठ से कहा, मुझे थोड़ा गर्म पानी, अजवाइन, काला नमक चाहिए। सेठ जी थोड़ा देखता रह गया, फिर उसने सामान तुरंत मंगवा लिया क्योंकि घोड़ी महंगी थी। आर्यवीर ने अजवाइन और काला नमक पीसकर गर्म पानी में मिलाया और एक घोल तैयार किया। फिर उसने बड़ी सावधानी से वह घोल घोड़ी को पिला दिया और उसके पेट की मालिश करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद अचानक घोड़ी ने जोर से गैस छोड़ी और राहत की सांस ली। कुछ ही पलों में वह उठकर खड़ी हो गई। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसने दौड़कर आर्यवीर की पीठ थपथपाई और कहा, वाह लड़के, तुमने मेरी लाखों की घोड़ी बचा ली। उसने चमकता एक चांदी का सिक्का निकालकर आर्यवीर के हथेली पर रख दिया। देखो दोस्तों, एक बात है यहाँ पे कि वो खुशी उसने कैसे जाहिर नहीं होने दी। आर्यवीर ने उस सिक्के को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसे विश्वास हो गया कि मेहनत और हुनर से वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकता है। समय बीतता गया, आर्यवीर मेहनत करता गया, लोगों की मदद करता रहा और धीरे धीरे उसने अपनी कमाई से चांदी के बहुत सारे सिक्के कमा लिए। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसे चांदी के बहुत सारे सिक्के मिल गए। लेकिन बात यही नहीं थमती। आर्यवीर ने क्या किया, उस सेठ जी के यहाँ पे ही काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे सेठ जी के यहाँ पर घोड़े का अच्छा तबेला था। तो सेठ जी के यहाँ पे वो काम करने लग गया। सेठ जी ने उसे एक दिन बुलाया और बोला कि तुम तबेले में कितने दिन काम करोगे। उससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी। सेठ जी का एक घोड़ा रात को जलन के वजह से एक मुनीम ने छोड़ दिया था और आर्यवीर सो गया था, तो इसके वजह से उन्होंने वो घोड़े का तबेला का दरवाज़ा खोल दिया था और कुछ घोड़े छोड़ दिए थे। तभी उस तबेले में के बहुत सारे घोड़े भाग गए थे। तो मुनीम ने आरोप किया किस पर, आर्यवीर पर, कि इसके बेतुकी बातों की वजह से घोड़े सब भाग गए हैं यहाँ से। तभी आर्यवीर ने एक घोड़े के ऊपर बैठा और सेठ जी को बताया कि आपके घोड़े गए, मैं उनको लेके आ जाऊंगा। और वो वहाँ से निकल गया।
मुनीम को लगा कि इसको बाकी घोड़े नहीं मिलेंगे, तो वहाँ से निकल गया। उसने सारे घोड़े जो 3-4 घोड़े थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट घोड़ा था उसको पकड़ लिया, और आर्यवीर को देख के वो घोड़ा खुश भी हो गया था। तो उसको पकड़ा, वापस लेते आया। फिर उस राजा ने, यानी राजा नहीं, वो कौन था? वो था सबसे बड़ा व्यापारी, जिसके पास राजा की एक ऑर्डर थी। ऑर्डर माने एक, अब व्यापारी था तो उसको मसाले और वो लेके जाना था, लेकिन आगे के जहाँ पे उसके मसाले आते थे वहाँ के आगे के गांव में उसके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि पुल टूटा हुआ था। और वहाँ की एक यूनियन थी, उस समय की यूनियन समझ लो, राजा का नहीं। वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था गुबड़पट्टी। तो गुबड़पट्टी क्या करता था, वहाँ के सारे छोटे बड़े जहाज को कंट्रोल करता था। फिर राजा ने बोला कि हमारे यहाँ पे गुबड़पट्टी नाम का एक आदमी है जिसके पास सारे जहाज़ों के लिए वही कंट्रोल करता है, बड़े बड़े जहाज। तो मुझे मसाला लाना है और वो राजा की ऑर्डर कंप्लीट करनी है। तो बाहर बोला कि मुझे गांव में जाना पड़ेगा और मैं बात करूंगा उन सब गांव वालों के साथ। फिर गांव वालों के साथ जाके आर्यवीर ने बात की, और तभी वो साहूकार ने बताया था कि व्यापारी ने कि तुम्हें ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए जितना पैसा लगेगा मैं उतना दूंगा। फिर आर्यवीर वहाँ से निकला, उसने गांव वालों से बात की। गांव वाले बोले कि हम डरते हैं उस आदमी से। फिर आर्यवीर बोला कि आपकी डरने की जरूरत नहीं, हमें एक एक करके लड़ने की जरूरत नहीं, हम इकट्ठा होकर उसके साथ लड़े। फिर आर्यवीर ने उस नदी में अपनी नाव चलानी शुरू कर दी। नाव चलाते ही उसके साथ बाकी लोग आ गए, वहाँ के मुखिया भी आ गए, सभी लोग आना शुरू कर दिए। आर्यवीर ऐसा ही पहले से ही तलवार चलाना जानता था, उसे युद्धाभ्यास था। जब उसे उस आदमी के साथ लड़ना पड़ा तो आर्यवीर उसके साथ लड़ गया। लड़ने के बाद उसे हराकर फिर आर्यवीर ने सब सामान वो साहूकार के पास दे दिया, वो व्यापारी के पास, और उसके बाद में जो लोगों को सामान लग रहा था वो उन्होंने उसे दे दिया। फिर आर्यवीर के पास बहुत सारा पैसा आ गया। आर्यवीर ने उस सिक्के को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसे विश्वास हो गया कि मेहनत और हुनर से वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकता है। समय बीतता गया, आर्यवीर मेहनत करता रहा, लोगों की मदद करता रहा, और धीरे धीरे उसने अपनी कमाई से सिक्के जमा किए। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसके पास एक स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी हो गई। अब समय आ गया था कि वह महल लौटे। जब युवराज आर्यवीर महल पहुंचा तो दरबार फिर से सजा हुआ था। महाराज सूर्यकेतु देव सिंहासन पर बैठे थे। आर्यवीर ने आगे बढ़कर झुकते हुए अपनी मेहनत से कमाई हुई स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर रख दी। महाराज ने उस मुद्रा को देखा और अचानक उसे दूर फेंक दिया। पूरा दरबार हैरान हो गया, ये क्या हो गया? लेकिन अगले ही पल आर्यवीर दौड़ कर गया, जमीन पर गिरा हुआ सिक्का उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, पिताश्री, इस एक स्वर्ण मुद्रा के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया है।
इसे पाने के लिए मैंने भूख, अपमान और दर्द सब सहा है। यह सुनकर महाराज सूर्यकेतु देव मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि बदल चुके हो। अब तुम सच में राजा बनने योग्य हो। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद भव्य समारोह में युवराज महाआर्यवीर का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी युवराज नहीं था। अब वो एक दयालु, समझदार और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोने का चमचा लेकर पैदा होने में वह मजा नहीं जो अपनी मेहनत से एक सोने का सिक्का कमाने में होता है। जो इंसान मेहनत की कीमत समझता है वही जीवन में सच्चा सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर्स कैनवास के साथ। राम राम साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर्स कैनवास में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किस्मत हाथ की लकीरों में होती है? जी नहीं, किस्मत माथे के पसीनों में होती है। आज की कहानी एक ऐसे बिगड़े हुए राजकुमार की है जिसे लगता था कि दुनिया उसके पैरों की धूल है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उसे एक वक्त की रोटी के लिए भी पत्थर तोड़ने पड़े। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, बल्कि सबकी है, जो हमें सिखाएगी कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने में वह मज़ा नहीं है, अपनी मेहनत से एक सोने का सिक्का कमाने में है। तो चलिए ज़िंदगी बदल देने वाले इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण में एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहाँ के राजा महाराज सूर्यकेतु देव अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि महाराज सूर्यकेतु देव अपनी प्रजा को कभी किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होने देते। महाराज का एक ही बेटा था जिसका नाम था युवराज आर्यवीर था। युवराज आर्यवीर देखने में बहुत ही सुंदर, कद काठी में मजबूत और तलवारबाजी में माहिर था। बचपन में ही युवराज की माता यानी महारानी का देहांत हो गया था। पति के गुजर जाने के बाद महाराज सूर्यकेतु देव पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कसम खाई कि अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसी प्यार कारण राजा ने युवराज की हर जीत पूरी की। युवराज जो मांगता वह उसके सामने हाजिर हो जाता। उसे कभी धूप में निकलने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी यह जानने की जरूरत पड़ी कि पानी का एक गिलास भी कैसे मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और युवराज आर्यवीर अब 20 साल का हो चुका था। महाराज सूर्यकेतु देव अब बूढ़े हो चुके थे। खैर है, चाहते थे कि अब राजपाट की जिम्मेदारी युवराज को सौंप दी जाए, लेकिन राजा के मन में बहुत बड़ी चिंता थी। उन्होंने गौर किया कि युवराज आर्यवीर तो है, लेकिन उसके अंदर अभी भी दया और समझ की बहुत कमी है। युवराज को लगता था कि धन और ताकत
से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। वो अपने सेवकों से बहुत बुरा बर्ताव करता था और गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि राजा का बेटा होना ही सबसे बड़ी योग्यता है। एक दिन की बात है, महाराज सूर्यकेतु देव अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि युवराज आर्य अपने घोड़े को बहुत जोर जोर से घोड़े मार रहा है, क्योंकि घोड़ा धीरे चल रहा था। पास ही खड़ा एक बूढ़ा सेवक जब घोड़े को पानी पिलाने आगे बढ़ा तो युवराज ने उसे ही धक्का दे दिया और चिल्ला कर कहा, हटो यहाँ से, तुम जैसे गंदे लोग मेरे शाही घोड़े को हाथ नहीं लगा सकते। बूढ़ा सेवक फिर गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोला। यह दृश्य देखकर महाराज सूर्यकेतु देव का दिल बैठ गया। उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने दुनिया की हर खुशी दी, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना सका। अगर ऐसा ही घमंडी राजा गद्दी पर बैठा तो मेरा सूर्यगढ़ कुछ ही दिनों में ही बर्बाद हो जाएगा। राजा पूरी रात सो नहीं सके। वो अपने कक्ष में टहलते रहे और सोचते रहे युवराज को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। दोस्तों, यहाँ समझने की एक बात है कि राजा तो बेहतरीन था, लेकिन उनको अपनी परवरिश पर डाउट हुआ। लेकिन ये बात नहीं थी, बात कुछ अलग थी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा ही घमंडी राजा गद्दी पर बैठा तो मेरा सूर्यगढ़ कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगा। राजा पूरी रात सो नहीं सके। वो अपने कक्ष में टहलते रहे और सोचते रहे कि युवराज को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। उसे अब एक कठोर सबक की जरूरत थी। किसे? युवराज को। अगली सुबह महाराज सूर्यदेव ने दरबार सजाया। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। युवराज आर्यवीर भी बड़े शान से कीमती रेशमी वस्त्र पहनकर और हीरो का हार पहन के अपने गले में डालकर और अपने पिता के बगल में रखे छोटे सिंहासन पर बैठ गया। उसे लगा कि आज पिताजी शायद उसके राज्याभिषेक की बात करेंगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? आर्यवीर की। और आर्यवीर यही सोच रहा था कि आज या कल महाराज सूर्यदेव उनकी घोषणा करेंगे कि वो अभी राज्याभिषेक की घोषणा करेंगे। अभी वहाँ पे आए तो पूरा दरबार सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज सूर्यकेतु देव की आंखों में आज अलग ही गंभीरता थी। राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और भारी आवाज में बोले, सूर्यदेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी प्रजा की फिक्र थी। मेरे प्रिय दरबारियों और प्रजाजनों, आप सब जानते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सूर्यगढ़ को एक नया राजा की जरूरत है। नया राजा कौन होने वाला था? आर्यवीर, क्योंकि एक युवराज था।
यह बात सुनकर युवराज आर्यवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया। लेकिन राजा की अगली बात ने उसके पैरों तले जमीन खिसक दी। क्यों पता है? क्योंकि राजा भी प्रजा का ही था। फिर राजा सूर्यवीर देव जी बोले कि लेकिन मैं बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा युवराज आर्यवीर अभी राजा बनने के लायक नहीं है। दरबार में खलबली मच गई। युवराज आर्यवीर हक्का बक्का रह गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तलवारबाजी में सबसे तेज हूँ। मैंने हर युद्ध कला सीखी है। मैं इस राज्य का इकलौता वारिस हूँ। मेरे अलावा और कौन राजा बन सकता है? लेकिन आपको पता है सूर्यदेव प्रजा के सेवक थे और वो राजा थे। तभी महाराज सूर्यदेव ने शांत स्वर में लेकिन कठोरता से सभी को कहा, बेटा, राजा बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफ़ी नहीं होता। राजा वो होता है जो प्रजा के सुख दुख और दर्द में सबके साथ होता है। यानी किसके साथ? प्रजा के साथ होता है, जिसे पसीने की कीमत पता हो और तुमने आज तक अपनी मेहनत से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं कमाया है। तुम जिस रेशमी लिबास को पहन कर इतना रहे हो वह प्रजा के खून पसीने की कमाई है। एक्चुअली क्या होता है, पुराने ज़माने में जो राजा के पास पैसा होता था वो आता था जिससे हम सोच सकते हैं इस बारे में कि तब के राजा चलते थे जो टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। फिर युवराज बोले, युवराज आर्यवीर, वैसे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इसे लगा कि बड़ी सभा में उसका अपमान हो रहा है। उसने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? राजा ने अपनी कमर से बंधी तलवार खोलकर नीचे रख दी और कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें आज ही इसी वक्त से यह राजमहल छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे पास ना कोई सेवक होगा, ना घोड़ा होगा, ना शाही कपड़े और ना ही एक भी सिक्का। सिक्का है ना आज के ज़माने में जो होता है पैसा। तुम्हें एक साधारण नागरिक की तरह बाहर की दुनिया में रहना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, राजा कौन से? अपने सूर्यदेव जी। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण यानी सोने का सिक्का कमानी होगी। जिस दिन तुम अपनी कमाई का वह एक स्वर्ण मुद्रा लाकर मेरी हथेली पर रख दोगे और मुझे यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारी सच्ची मेहनत का है, उसी दिन मैं तुम्हें सूर्यगढ़ का सिंहासन सौंप दूंगा। दोस्तों, सोचने की ये बात है कि उन्होंने क्यों कहा सोने का एक सिक्का? क्योंकि उस समय में तांबे का सिक्का चलता था गरीबों में, चांदी का सिक्का चलता था मिडल ऑर्डर में। मिडल ऑर्डर यानी मध्यम वर्गीय, जहाँ से हम आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप वो लेके आ जाओ, मैं तुम्हें अपना सिंहासन दे दूंगा। फिर युवराज आर्यवीर को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने अहंकार में कही, एक बात, बस इतनी सी बात, एक सोने का सिक्का तो मैं कल ही लाकर आपके पैर में रख दूंगा। राजा ने सिर हिलाया और कहा, याद रखना आर्यवीर,
महल के बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। उसी वक्त युवराज के शाही वस्त्र उतार दिए गए। उसने हाथों से अंगूठियां और गले में जो हार था वो उतार दिया। उसे साधारण फटे कपड़े पहनाए गए। पहली बार उसे सूरज की धूप चुभ रही थी। क्योंकि वो अभी अपने महल से बाहर निकल रहा था। इसकी वजह से नंगे पैरों से कंकड़ लग रहे थे। महल के विशाल द्वार उसके पीछे बंद हो गए। युवराज आरवीर अब अकेला था, क्योंकि अकेला ही रहने वाला था। क्योंकि मुझे स्वर्ण मुद्रा खुद के मेहनत से कमानी थी। वह शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। उसे लगा लोग उसे पहचान लेंगे और मदद करेंगे। लेकिन महाराज सूर्यदेव भी होशियार आदमी था। उसने पहले ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी युवराज की मदद नहीं करेगा। दोपहर तक उसे बहुत तेज भूख लग गई, तो हमें भी लगती है। वह एक हलवाई की दुकान पर गया और बोला, मुझे खाने को कुछ दे दो। हलवाई ने कहा, अगर खाना चाहिए तो सामने पड़ी लकड़ियां तोड़कर गोदाम में रख दो। युवराज को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। शाम तक उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन जगह जगह उसे मजदूरी करनी पड़ी थी। रात को भयंकर ऐसी ठंड लग रही थी, तो वो एक मंदिर के सीढ़ियों के पास जाकर लेट गया। पत्थर की सीढ़ियाँ ठंडी थी, मच्छर काट रहे थे। हमें भी काटते हैं इसी दिनों में। आज पहली बार उसे समझ आया कि गरीबों को जीवन कितना कठिन होता है। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में निकला। अनाज मंडी में उसने मजदूरों को भारी बोरियां उठाते देखा। उसने सोचा कि यह काम आसान है। किसी को ही लगता है अनाज की बोरियां, बलवान हो तो ये काम आसान है और वो कर सकता है। मुनीम ने कहा, एक बोरी उठाने का एक तांबे का सिक्का मिलेगा। क्योंकि मुनीम के पास गया था, उसने पूछा, यार कितना मिलेगा? उसने बोला, एक बोरी उठाने का एक तांबे का सिक्का मिलेगा। तांबा तो लो के लिए था। युवराज ने बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बलवान तो भी था, लेकिन उसने अब के ज़माने में जिम में काम किया हुआ होगा। लेकिन बोरी बहुत भारी थी। कुछ कदम चलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और बोरी गिर गई। गेहूँ सड़क पर फैल गया। मुनीम गुस्से में चिल्लाया, भाग जा यहाँ से, तुझे काम करना नहीं आता। अपमान से उसका सिर झुक गया। दोपहर की तेज धूप में चलते चलते वो एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार ने कहा, अगर शाम तक मेरे साथ काम करेगा तो 5 तांबे के सिक्के और 2 रोटियां दूंगा। युवराज ने काम शुरू कर दिया। भट्टी की गर्मी असहनीय थी। हथौड़ा भारी था। कुछ ही घंटों में उसके हाथों में छाले पड़ गए। कंधे दर्द से टूटने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक काम खत्म हुआ। लोहार ने उसकी हथेली पर 5 तांबे के सिक्के रख दिए और 2 सूखी रोटी दी। युवराज ने उस सिक्कों को देखा। आज वे सिक्के उसे किसी खजाने से कम नहीं लगे। खाना खाने के बाद वह फिर मंदिर की सीढ़ियों पर गया। वहाँ उसने एक बूढ़ी औरत और ठंड से कांपते देखा। उसके पास केवल 5 सिक्के थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने 3 सिक्के उस औरत को दे दिए। अब उसके पास 2 सिक्के थे, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था। उसे समझ आने लगा, राजा बनने का मतलब सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि लोगों का दर्द समझना होता है। अगले दिन सुबह युवराज आर्य ने तय किया कि वह अब केवल
मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि ऐसा काम ढूंढेगा जिससे उसकी समझ और हुनर काम आए। वो शहर के व्यापारियों वाले इलाकों की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ी दुकान के सामने भारी भीड़ लगी हुई है। एक सेठ बहुत घबराया हुआ था और बार बार चिल्ला रहा था, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकते हैं? जो भी मेरी इस समस्या को हल कर देगा, मैं उसे अच्छा नाम दूंगा। भीड़ को चिढ़ते हुए युवराज आ गया। उसने देखा कि सेठ की एक बहुत कीमती घोड़ी जमीन पर तड़प रही थी। कई वैद्य वहां खड़े थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि घोड़ी को कौन सा इलाज दे, घोड़ी को क्या हुआ है। आर्यवीर बचपन से ही महल के अस्तबल में घोड़ों के बीच पला था। उसने कई बार वैद्य को घोड़ों का इलाज करते देखा था। घोड़ी की हालत देखकर उसे समझ आ गया था कि समस्या क्या है। वो आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपकी घोड़ी को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। भीड़ में खड़े लोग हंस पड़े। हा 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 हा। एक आदमी बोला, अरे भिखारी, यहाँ बड़े बड़े वैद्य हार गए और तू इलाज करेगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन आर्यवीर शांत रहा। अपने कल